जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसके पूर्व भी लगभग 3 वीडियो हमने संपत्ति अंतरण से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लिया है। कृपया आप उसको जरूर देखें और मेरे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। आते हैं विषय पर। हम चर्चा कर रहे थे बंधक के बारे में। तो हमने पूर्व में चर्चा किया था कि बंधक क्या होता है, बंधक के कितने प्रकार होते हैं। अब उसके बाद उपचार की बात हम लोग कर रहे थे कि बंधककर्ता को कौन कौन से उपचार प्राप्त हैं। तो एक तो हमने देखा कि धारा 60 में उपचार क्या है। उसको उपचार के रूप में हम लोगों ने ये देखा कि जब भी बंधक धन शोध हो जाता है तो बंधककर्ता को ये उपचार मिला है कि बंधक धन को नियुदत करके या प्रदत्त करके बंधकदार से वो सारे डॉक्यूमेंट्स या जो कुछ भी उसके पास बंधक के रूप में है उसको प्रतियंत्रित करा ले अपने पास या अपने निर्देशानुसार किसी दूसरे के पास, लेकिन उसका खर्च बंधककर्ता द्वारा ही संदाय किया जाएगा। अब दूसरा एक उपचार आता है न्यायालय में निक्षेप। हमने उस वीडियो में भी चर्चा किया था जो धारा 83 में निक्षेप के बारे में बताया गया है। और एक और उपचार मिलता है उसको धारा 91 में मोचन कराने का अधिकार। तो उसमें बंधककर्ता को भी अधिकार होता है मोचन कराने का। और धारा 91 में ही बताया गया है कि बंधककर्ता के अलावा किन किन व्यक्तियों को मोचन कराने का अधिकार होता है। तो हम पहले आज चर्चा करेंगे धारा 83 का कि बंधककर्ता को जो न्यायालय में निक्षेप करने का अधिकार है वो कब प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने देखा था अभी पिछले वीडियो में कि धारा 60 में कि बंधककर्ता को यदि बंधक धन शोध हो जाता है और वह नियुदत कर देता है बंधक धन का या जो भी उसके ब्याज हैं बंधकदार को, तो उसे अधिकार है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स या बंधक संपत्ति पुनः प्राप्त करे। अब दूसरा कंडीशन जो निक्षेप का आता है इसमें ये कहा गया है कि बंधककर्ता को न्यायालय में जो बंधक धन है या जो ब्याज है जो ही शोध हो जाता है उसको निक्षेप कर सकता है। और उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है कि कब कर सकता है, तो मोचन के अधिकार से विवर्जित होने के पूर्व ही। अब मोचन के अधिकार से विवर्जित कब हो सकता है, तो इसके लिए धारा 67 में दिया गया है जो बंधकदार को अधिकार है कि वो कभी भी कुछ बंधक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सशर्त विक्रय द्वारा बंधक या अंग्रेजी बंधक, तो कई तरह के 6 प्रकार के बंधक पढ़े थे। तो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे धारा 67 में 67 में कि कुछ ऐसे बंधक होते हैं जिनमें पूर्वबंध का अधिकार मिला हुआ है बंधकदार को। यानी कि पूर्वबंध का मतलब ही ये हुआ कि मोचन के अधिकार को विवर्जित करा देना। तो ये धारा 83 ये कह रहा है कि यदि बंधककर्ता को मोचन के अधिकार से विवर्जित नहीं किया गया है तो उसके पहले कभी भी न्यायालय में वो निक्षेप करके अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें यही कह रहा है कि किसी बंधक के बारे में देय मूलधन के शुद्ध हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए वाद वर्जित हो जाने से पहले ये 2 कंडीशन पूरा करना होगा। यानी कि प्री मेच्योर भी वो नहीं दाखिल कर सकता है, निक्षेप नहीं कर सकता है जब तक बंधक धन शोध न हो जाए। दूसरी चीज है कि आंशिक रूप से नहीं कर सकता है। जब भी जमा करना होगा तो पूर्ण का पूर्ण जो है एब्सोल्युटली उसको बंधक धन जो है न्यायालय में निक्षेप करना होगा। लेकिन इसमें एक और शर्त ये कह रहा है कि बंधक संपत्ति के मोचन के लिए वाद वर्जित हो जाने से पहले। तो इस कंडीशन को यदि बंधककर्ता फॉलो कर रहा है तब वो किसी भी समय बंधककर्ता या ऐसे वाद संस्थित करने के लिए हकदार कोई भी अन्य व्यक्ति, जो धारा 91 में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि बंधककर्ता के अलावा भी कोई मोचन का अधिकार रखता है, तो वह व्यक्ति भी ये कार्य कर सकता है, न्यायालय में निक्षेप कर सकता है। ये कह रहा है कि किसी भी समय बंधककर्ता या ऐसा वाद संस्थित करने के लिए हकदार कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसे किसी भी न्यायालय में जिसमें वह ऐसा वाद संस्थित कर सकता था उस बंधक के बारे में शुद्ध अवशिष्ट राशि का बंधकदार के नाम निक्षिप्त कर सकेगा। तो इतना कार्य वो करेगा। अब उसके बाद से बंधककर्ता अपने दायित्वों से फ्री हो जाएगा। अब इसके बाद फिर
लायबिलिटी चली जाती है बंधकदार पे कि उस सारे डॉक्यूमेंट्स को और उस बंधक संपत्ति को पुनः अंतरित करे बंधककर्ता के निर्देश पर, या तो उसको या किसी अन्य को। अब इसमें जो प्रक्रिया है, जो ही निक्षेप कर दिया जाता है, तो इसी में प्रक्रिया भी बताया गया। तो ये कह रहा है कि बंधककर्ता द्वारा निक्षिप्त धन का अधिकार, इसमें कह रहा तदुपरि न्यायालय निक्षेप की लिखित सूचना की तामील बंधकदार पर कराएगा। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जो न्याय शुल्क वगैरह दाखिल किया जाता है या जो पैरवी के रूप में पैसे जमा किए जाते हैं समन के लिए, तो उन आदेशिकाओं को तब तक जारी न्यायालय नहीं करता है जब तक कि वादकर्ता द्वारा या वादी द्वारा उन शुल्क को जमा नहीं कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये नियम लागू होता है। ऐसा नहीं कि केवल निक्षेप कर देने से ही इसका लायबिलिटी खत्म हो गया। इसको बंधककर्ता को भी उसी प्रकार से जितनी सिविल प्रक्रिया की संहिता की जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर न्यायालय का कर्तव्य होगा कि बंधक द्वार के जो पते और जो वहाँ निवास करता है वो उस निवास स्थान पे समन इशू करे, और समन प्राप्ति के पश्चात अब जो बंधकदार का कर्तव्य होगा वो इसमें बताया गया है कि बाद पत्रों के सत्यापन के लिए विधि विहित प्रकार से सत्यापित ऐसी अर्जी पेश करने पर जिसमें बंधक मध्य तब शुद्ध रकम और इस तरह निक्षिप्त धन की ऐसी पूर्णतः भुगतान में प्रतिग्रहित करने के लिए उसकी अपनी रजामंदी कथित हो, और उसी न्यायालय में बंधक विलेख और बंधक संपत्ति संबंधी सब दस्तावेजों को जो उसके कब्जे या शक्ति में हो निक्षिप्त करने पर उस धन के लिए आवेदन कर सकेगा और उसे प्राप्त कर सकेगा, तथा ऐसे निक्षिप्त बंधक विलेख और अन्य सब ऐसी दस्तावेजें बंधककर्ता या यथापूर्वक अन्य व्यक्ति को प्रदत्त की जा सकेगी। मतलब कि जो ही निक्षेप कर दिया जाता है बंधककर्ता द्वारा, और जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया जाता है, जैसे पैरवी के लिए पैसा वगैरह जमा कर दिया जाता है, बंधककर्ता का एड्रेस वगैरह भी उसमें बता दिए जाते हैं, तो न्यायालय फिर उस पर इस बात का समन इशू करेगा, और उस समन के प्राप्ति के पश्चात बंधकदार जो है न्यायालय में आकर के वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और यदि अपर्याप्त है तो उसका भी कथन करते हुए कि जो बंधक धन है वो अपर्याप्त मात्रा में निक्षेप किया गया है, तो इन सारे कथनों को करते हुए वो अपना एक कथन दाखिल करेगा, और कथन दाखिल करने के पश्चात न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि हाँ वो बंधक विलेख या बंधक धन का वो जितना भी है बंधककर्ता को वापस करने के लिए तैयार और रजामंद हो गया है, तो उस कंडीशन में उसको ये अधिकार दे दिया जाएगा कि बंधक धन का जो भी निक्षेप किया गया है वो अपना एक आवेदन दाखिल करके उसको प्राप्त कर ले। अब इसका तीसरा पैरा कह रहा है कि जहाँ की बंधक संपत्ति बंधकदार के कब्जे में है वहाँ न्यायालय ऐसी निक्षिप्त रकम का उसे संध्याय करने से पहले उसे यह निर्देश देगा कि वह बंधककर्ता को उसका कब्जा प्रदत्त करे। मतलब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक बंधककर्ता को बंधक संपत्ति यदि बंधकदार के कब्जे में है तो तब तक नहीं दे दिया जाता है जब तक कि उसको पैसा वो तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक कि वो बंधक संपत्ति उसको न्यायालय को संतुष्ट न कर दे कि किस प्रकार से अंतरित किया जाना है। अब ये कह रहा है कि उसके बाद का और बंधककर्ता के खर्च पर या तो बंधक संपत्ति बंधककर्ता को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे बंधककर्ता निर्देशित करे प्रतियंत्रित करे। तो एक बात और ये है कि जो भी उसमें खर्च आएंगे वो सब बंधककर्ता को ही वहन करना पड़ेगा, बंधकदार को करना नहीं पड़ता। ये बात धारा 60 में भी हम लोग देखे हैं, यह बात धारा हम 83 में भी देख रहे हैं, और यही आगे धारा 91 में देखने को मिलेगा कि जितने भी फॉर्मेलिटी होंगी उसमें सारे खर्च बंधककर्ता के ही होंगे, क्योंकि बंधककर्ता द्वारा उसको प्राप्त करना है। और यही बात धारा 58 में भी जब बंधक विलेख की बात आई थी निष्पादित करते समय, उसमें भी टर्म्स कंडीशन में ये लिखा जाता है कि किन किन कंडीशनों में बंधककर्ता को वो संपत्ति वापस मिलेगी। तो अब ये बात कह रहा है कि या यह लिखबद्ध अभिस्कृत की ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता के उस हित का अल्पीकरण करता है जो बंधकदार को अंतरित किया गया है, निर्वापित हो गया है, निष्पादित करे, और जहाँ की बंधक रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है रजिस्ट्रीकृत करा। मतलब यदि कि रजिस्टर्ड बंधक है तो उसी प्रकार से रजिस्टर्ड भी एग्रीमेंट भी होगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि बंधक आज के दिनांक से समाप्त होता है और इनको बंधककर्ता को संपत्ति हस्तांतरित की जाती है।
तो हम लोगों ने देखा इसमें किस प्रकार से कि दूसरा जो ऑप्शन मिलता है उपचार का एक बंधककर्ता को, कि वो न्यायालय में अपने बंधक धन का जो शुद्ध हो जाएगा उसको निक्षेप कर दे, और निक्षेप करने के बाद वो वही अधिकार होगा जो कि अधिकार धारा 60 में दिए गए हैं। अब एक अधिकार बचता है जो मोचन का, वो धारा 91 में दिया गया है, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे। इसमें 2-3 बातें जो प्री के व्यू से या मेंस के व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है वो नोट करने वाला है, उस पर फोकस भी देना चाहिए, और आप लोग को भी इस बात को दिमाग में रख लेना चाहिए कि ये जो अधिकार है ये धन को शुद्ध होने के पश्चात अधिकार प्राप्त होता है बंधककर्ता को, और ये अधिकार तब तक बना रहता है जब तक उसको मोचन के अधिकार से विवर्जित न कर दिया जाए। यानी कि ये पूर्वबंध का जो अधिकार है, यदि उस पूर्वबंध का अधिकार का इस्तेमाल यदि बंधकदार कर लेता है तो यहाँ पे ये फिर धारा 83 के तहत निक्षेप का अधिकार अपने आप अल्पीकरण हो जाएगा। अब दूसरा चीज ये भी इसमें देखना है कि सारी कंडीशन यही है, चाहे तो बंधककर्ता कर सकता है या बंधककर्ता के जगह पे जो धारा 91 में दिए गए हैं मोचन का अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति है वो भी कर सकता है। ये दोनों व्यक्तियों को इसमें राइट है कि या तो बंधककर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से निक्षेप कर दे, या फिर उस व्यक्ति द्वारा जो बंधककर्ता के स्थान पर मोचन कराने का अधिकार रखता है वो इस धारा 83 का इस्तेमाल करते हुए निक्षेप कर दे। और जब ऐसा कर दिया जाता है तब न्यायालय के द्वारा जो है बंधककर्ता के तरफ से समन इशू किया जाएगा बंधकदार को, और बंधकदार यदि अपना कथन करते हुए न्यायालय में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर देता है तो वह आवेदन के द्वारा बंधक धन जो निक्षेप किया गया है उसको प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और एक बात और इसमें कहा गया है कि यदि बंधककर्ता की संपत्ति जो है बंधकदार के कब्जे में है तो उसको प्रतियंत्रित कराने का या रजिस्ट्री किया गया है तो फिर से एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने का, उसको विखंडित करने के लिए बंधक का जो ट्रांजैक्शन है ये सारा खर्च जो है बंधककर्ता के ऊपर जाएगा और बंधककर्ता ही वहन करेगा। तो हमें आशा है कि यह धारा आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। डायरेक्ट आप लोग जरूर पढ़िएगा, साथ में कमेंट्री भी पढ़िएगा। और मेरा आग्रह पुनः है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।